वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी रैंकर्स के द्वारा पार्ट ए की जो तैयारी आप लोग की बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है, जिसमें आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं हम पार्ट ए में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सेशन करेंगे। आप लोग को पता है कि जो आप लोग का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है वह आप लोग के कह सकते हैं कि जो पेपर होगा उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। खास करके PGQP 01 यानी कि जो सीयूटी बीएड है उसमें पूरे 25 के 25 जो क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी से आएंगे। तो आप लोग जरूर इस सेशन को अटेंड करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वह पार्ट ए में समान हिंदी के जो हम लोग का भाग है 5, समान हिंदी का भाग 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। और वर्णमाला हम लोग यहाँ पे शुरू किए हुए हैं, तो वर्णमाला का आज हम लोग का चौथा सेशन है और कल हम लोग का इसका लास्ट सेशन होगा। ठीक है, अगले वीडियो में जो हम लोग कराएंगे उसमें हम लोग लास्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में 3 सेशन में हम लोगों ने आप लोग को स्वर और साथ ही साथ वर्णमाला के जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में बताया था। आज जो हम लोग बताने वाले हैं वो आपका व्यंजनों का वर्गीकरण है। साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो एमए हिंदी में आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपका बेनिफिशियल है। साथ ही बीएचयू बीएड जो लैंग्वेज ग्रुप से हैं स्टूडेंट उनके लिए भी आपका सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और पार्ट ए के लिए तो ये है ही। ठीक है, तो चलिए आपको हम जानते हैं कि वर्णमाला जो आपका क्लास 4 है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वह दो वर्गीकरण है इसके। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण है वह आप लोग का महाप्राण है। ठीक है, क्या है आपका महाप्राण है। और दूसरा जो आपका है वह स्वरतंत्री है। क्या है भाई आपका स्वरतंत्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके व्यंजन है उनके 2 प्रकार होते हैं, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का प्रकार, साथ ही स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, तो ये आपके 2 होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्राण वायु के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कितने जो व्यंजन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं कि प्राण वायु के आधार पर आप लोग के व्यंजन है वह कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो प्राण वायु होता है इसका आधार पर क्यों यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसलिए किया गया है कि जब भी हम किसी व्यंजन को बोलते हैं उसमें हमारी वायु कितनी हमारे मुख से निकलती है यही आपका डिपेंड करता है, यही इसी पर आप लोग का आधारित होता है कि प्राण वायु के आधार पर कौन सा व्यंजन अल्प प्राण रहेगा और दूसरा जो व्यंजन कौन सा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्राण वायु के आधार पर। तो प्राण वायु के आधार पर जो आपके व्यंजन होते हैं वो आपके 2 प्रकार होते हैं। चलिए अभी मैं आप लोग को नीचे यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि देखिए प्राण वायु के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं ताकि आप लोग को पूरा जो पिक्चर है वो आप लोग को वह क्लियर दिखे। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ आप लोगों से। अब उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी, क्योंकि अभी अगर हम अभी आप लोग को आएंगे तो ये सारी चीजें आप लोग की छिप जा रही है महाप्राण वाली। अब मैं आप लोग को हाइड हो जाऊं तो सारी चीजें आप लोग को क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सारी चीजें तो क्लियर दिख रही हैं तो हम लोग आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। देखिए प्राण वायु जो होते हैं, प्राण वायु के आधार पर जो आपके व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका यहाँ पर अल्प प्राण होता है और दूसरा जो होता है आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपके अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण क्या होता है ये समझ लीजिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी वायु यानी कि श्वास वायु जो हमारी अल्प मात्रा में निकले उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। फिर से समझिए कि जो आपका अल्प प्राण है वह क्या होता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण के बारे में समझ लीजिए, महाप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि जो अल्प प्राण होते हैं वो आपके जो क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग ये होते हैं, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां आपका अक्षर होता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को कि अल्प प्राण जो होते हैं वह व्यंजनों का जो आपके वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, यहाँ पे आप लोग वर्ग देख रहे हैं ये आपके वर्ग हैं। ठीक है, तो ये आपके वर्ग है। तो क वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो अक्षर होगा वो अल्प प्राण होता है और महाप्राण क वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका अक्षर होता है वो आपका महाप्राण होता है। साथ यहाँ पे बताए जाएंगे कि अल्प प्राण जो स्वर होते हैं आपके अ से लेकर के अ तक, ठीक है, अ से लेकर अ तक जो होते हैं 11, ये सभी के सभी क्या है आपके
अल्प प्राण होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके क वर्ग है, क वर्ग में कौन सा अल्प प्राण होता है, तो क ग अंग ये आपके अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि ये पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होते हैं। उसी प्रकार से महाप्राण जो कहेंगे आप लोग ख घ होता है। च वर्ग में देखेंगे आप लोग, तो च वर्ग में यहाँ पर आपका च ज इय ये आपके अल्पप्राण है, वही आपका महाप्राण में छ और आपका ज आता है, झ, ठीक है। उसी प्रकार से ट वर्ग देखिएगा, तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि ट ड ड़, उसके बाद महाप्राण में दूसरा यानी कि ठ और चौथा यानी कि ड़। इसके बाद त वर्ग देखिएगा, तो इसमें भी आपका त द न थ और ध ये आती है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अल्पप्राण के देख रहे हैं। प वर्ग में भी प ब म फ और ब आता है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अल्पप्राण में आपके अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। जो अल्पप्राण होते हैं वह आपके अंतस्थ व्यंजन भी आपके होते हैं, तो ये आपके ध्यान रखिएगा। और आपके महाप्राण में उष्म व्यंजन आते हैं। तो जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह आपके क्या होते हैं, य र ल व होते हैं, ठीक है। य र, एक मिनट, य र ल व ये आपके क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और उष्म व्यंजन क्या होते हैं आपके, स श स, ठीक है। उसके बाद ह, ये आपके क्या होते हैं, ये उष्म व्यंजन होते हैं, ये चार। तो इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन किसमें होते हैं, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन आपका अल्पप्राण में, उष्म व्यंजन आपका महाप्राण में। अब उसी प्रकार से हम स्वतंत्रियों के आधार पर देखेंगे कि जो हमारे व्यंजन है वह कितने कौन से होते हैं। तो स्वतंत्रियों के आधार पर भी आप लोग का जो व्यंजन होता है वह दो प्रकार होता है। पहला जो होता है वह आपका यहाँ पर अघोष, दूसरा जो होता है वह आपका घोष होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो भी आपका अघोष और घोष होते हैं ये आपके होते क्या, ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अघोष जो होता है आपका, ठीक है, अघोष जो होता है वह किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन, क्या होता है आपका कंपन, कंपन मतलब वाइब्रेट, कंपन को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाइब्रेट करता है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन या फिर कह सकते हैं वाइब्रेट नहीं होता है, उन्हें हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष, यानी कि जहां पे वाइब्रेट न करे जिस व्यंजन को बोलने में वो आपका अघोष होता है, और जिन्हें बोलने में वाइब्रेट हो वो आपका घोष होता है, ठीक है। अब घोष को हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, घोष को हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिस भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है आपका अघोष होता है, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर तो आपका घोष होता है या फिर सघोष होता है। और सभी जो स्वर होते हैं आपके क्या होते हैं, वह आपके घोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं आपके घोष होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क, यहाँ पे क वर्ग में देखेंगे तो आपका क ख ग घ और अंग आता है। च वर्ग में आपका च छ ज झ और इया आता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि पहला और दूसरा बोला है आपका, और यहाँ पर आपका तीसरा, चौथा और पांचवा बोला। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को इसमें समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। ट वर्ग में देखें तो ट ठ, उसके बाद ड ढ इया, फिर यहाँ पे त वर्ग में त थ, फिर यहाँ पे द ध न। उसी प्रकार से प वर्ग में भी आपका प फ ब भ म। अब ये सभी आप देखिए पांचों आ रहे हैं, यानी कि जो भी आपका वर्ग यहाँ पे मैं बता रहा हूं उन वर्ग का 5 अक्षर आ रहा है, लेकिन उन अक्षरों में कौन सा आपका अघोष होगा कौन सा घोष होगा, इसका ट्रिक मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अघोष को याद करने के लिए पहला दूसरा होता है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा जो अक्षर होगा वो आपका अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा जो होगा आपका घोष या फिर आपका सघोष होता है। उसी प्रकार से अघोष में आपका स श और स आता है, ये तीनों। उसी प्रकार से आपका जो आपके घोष होते हैं या फिर घोष कर सकते हैं, इसे हम लोग सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो सघोष में क्या आता है आपका भाई यहाँ पर, तो सघोष में आपका ह आता है और अंतस्थ व्यंजन आपके आते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है, य अला हुआ, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए आप लोगों के, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने जो चीजें बताई हैं वो आप लोग पुनः मैं आप लोग को दोहरा देता हूं, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन जो है आप लोग को दूर हो जाए। वर्णमाला का आज हम लोग चौथा क्लास शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि व्यंजन के जो वर्गीकरण होता है वो 2 आधार होते हैं, एक प्राणवायु के आधार पर, दूसरा स्वर तंत्र के आधार पर। अब हम लोग प्राणवायु के आधार पर देखेंगे कि आपके जो व्यंजन हो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणवायु के आधार पर आपके जो व्यंजन होते हैं वो आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो अल्पप्राण, दूसरा आपका महाप्राण। उसी प्रकार से आपका जो दूसरा होता है कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर जो आपके व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तो ये भी आपके
दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? आपके अघोष और आपका घोष। घोष का हम लोग यहाँ पर सघोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आप लोग का प्राणवायु के आधार पर आपका व्यंजन होते हैं वह आपके अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण को याद करने का ट्रिक क्या है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होगा वो आपका अल्प प्राण होगा। साथ ही अंतस्थ व्यंजन भी आपके अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं और स्वर भी आपके अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। वही महाप्राण जो होते हैं आपके किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका वर्ण होता है, यानी कि जो उसका वर्ण होता है, अक्षर होता है, वही आपका महाप्राण होता है। साथ ही उसमें व्यंजन भी जो होता है आपका, वह आपका महाप्राण की श्रेणी में हम उसको रखते हैं। स्वर तंत्रियों को फिर से मैं बताता हूं कि स्वर तंत्रियां आपके दो प्रकार की होती हैं, पहला आपका अघोष, दूसरा आपका घोष होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं कि संयुक्ताक्षरों के का उच्चारण। ठीक है, देखिए संयुक्ताक्षरों का जब उच्चारण करते हैं इसमें, तो ये आपके तीन प्रकार से इसको हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की तीन रीतियां होती हैं। ये तीन क्या है आपकी? ये रीति हैं। क्या है भाई आपकी? ये रीतियां हैं। कौन सी तीन रीतियां हैं यहाँ पर? तो ये आप लोग को देखने को मिले, पहली आपकी संयुक्त ध्वनि है, दूसरा आपका संपृक्त ध्वनि है, तीसरा आपका क्या है? युग्मक ध्वनि है। अब एक एक करके हम सभी को देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो आपकी क्या है। ठीक है, एक एक करके पहले संयुक्त ध्वनि को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब संयुक्त ध्वनि को देखेंगे तो इसे कहते क्या है? संयुक्त ध्वनि कैसे पहचाने की आपका संयुक्त ध्वनि है? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर के एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाए, वे संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्राण, प्राण में यहाँ पर देखेंगे कि जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे, मैंने आपको बताया था य और र आपके क्या है? अर्ध स्वर की श्रेणी, य और व जो आपके अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे प्राण जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि होगा। प्राण कहिए या फिर आपका यहाँ पर म्लान कहिए, ये भी आपका संयुक्त श्रेणी के संयुक्त आपका व्यंजन होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टेशन का दिए, स्टेशन भी आपका क्या होता है यहाँ पर भाई? तो यह भी आपका संयुक्त ध्वनि होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम संपृक्त ध्वनि देखेंगे, यहाँ पर देखिए संपृक्त ध्वनि क्या होता है, इसे समझिए। संपृक्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए तो उन्हें हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे संभल, क्या होता है आपका? संभल, संभल यह है ना आपका। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका आधा जो आपका अक्षर है फिर पूरा। ठीक है, तो पहले हम लोग आधा अक्षर था फिर पूरा अक्षर होता है। इस प्रकार से जहां भी आधा अक्षर का प्रयोग किया गया हो वह आपका संपृक्त ध्वनि होता है। जैसे एक और मैं आप लोग को उदाहरण देता हूं इसका, कंबल। ठीक है, क्या दिया है? कंबल। तो कंबल में भी आपको यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो म आधा यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जहां भी आधा आपको कोई अक्षर प्रयोग हुआ दिखाई दे वो आपका संपृक्त ध्वनि होता है। क्या होता है? संपृक्त ध्वनि होता है, जहां भी आधा आपको अक्षर दिखाई दे, मतलब व्यंजन में अगर हम बात करते हैं। युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए भाई? द्वित्व हो जाए तो वे ध्वनि युग्मक ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है, अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार का मतलब एक बार आधा और एक बार पूरा आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रसन्नता। ठीक है, क्या होता है आपका? प्रसन्नता। ठीक है, प्रसन्नता। अब यहाँ पे हमने आपको बताया यहाँ पर कि जब आधा कोई आए तब वह आपका क्या होता है? संपृक्त। लेकिन जब वो आधा है लेकिन वही आपका फिर दोबारा पुनः रिपीट करे, जैसे आपका आधा ना है फिर पूरा ना है, तो आपका हो जाएगा युग्मक ध्वनि। उसी प्रकार से एक और है दिक्कत। ठीक है, दिक्कत। तो इसमें आप लोग समझिएगा, क आधा है लेकिन फिर पूरा आपका प्रयोग किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि हो जाएगा। संपृक्त ध्वनि जहां पे केवल आधा प्रयोग हो और दूसरा आपका अक्षर है, यानी कि दोनों आपके अलग अलग रहें, ये दोनों आपके अलग अलग रहें, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों एक समान हैं तो वो आपके अलग हो जाएंगे। तो अगर जहां पे अलग अलग रहेंगे, आधा व्यंजन रहेगा, पूरा व्यंजन रहेगा, और दोनों अलग रहेंगे व्यंजन, तो आपका संपृक्त ध्वनि। और जब आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन रहे और दोनों ही आपके सेम रहे तो आपका युग्मक ध्वनि हो जाएगा। युग्मक का मतलब होता है आपका जोड़ा, जब ये जोड़े में रहे। ठीक है, क्या रहे? आपके जोड़े में रहे तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनि बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो देखिए यहाँ पे प्रमुखता जो पूछा जाता है वो आपका युग्मक और संपृक्त ध्वनि ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, संयुक्त ध्वनि उतना नहीं पूछा जाता, तो इसको आप लोग को मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ज्यादा ध्यान किस पर देना है? आपको संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यही आपके सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं।
समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके जो होंगे ना वह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले होंगे। तो आई होप आज का जो सेशन होगा आप लोग के लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और कल फिर आप लोगों से हम लोग यहाँ पर मिलेंगे अगले सेशन में। और कल हम लोग का जो सेशन होने वाला होगा व्यंजन का, वो आप लोग का लास्ट सेशन होगा वर्णमाला पे आधारित, क्योंकि कल हम लोग जो बात करने वाले हैं वर्णमाला पे, वो आपका जो बात करेंगे जो व्यंजन होते हैं या फिर स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान हम लोग कैसे देखेंगे वो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग के लिए, आज का जो क्लास है वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इससे आप लोग के एक प्रश्न जरूर आएंगे आप लोग के एग्जामिनेशन में। तो प्रत्येक आप लोग का जो सेशन है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, तो कोई भी सेशन आप लोग छोड़िए नहीं, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, तो आज अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।